हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि कल तो हमने लाइव क्लास ली थी और आज हम ऑफलाइन लेके फिर अपलोड करूँगी, क्योंकि ये वाईफाई बारिश की वजह से इसमें कुछ इशू आ गए हैं। इसकी वजह से नेट बड़ा स्लो चल रहा है और वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्लास को रिकॉर्ड करके फिर दिया जाए तो अच्छे से सॉल्यूशन होगा। कल तक हमने कर लिए थे भारत पर जो अरबों का आक्रमण और जो तुर्क देश से आने वाले जो आक्रमणकारी थे उनका आक्रमण के बारे में, उनके विद पीवाईक्यू के साथ में हमने उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। जिनने भी नहीं देखा वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा इशू दिखा रहा है, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास सही है। ठीक है, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे। आज ही क्लास नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन रहा, उन पर शासन करने वाले जो वंश थे उनके बारे में, हर एक वंश और राजा के बारे में हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं। जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पे 1206 से लेकर 1526 तक शासन चला था राजवंशों का। इसमें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है, जिसमें 320 वर्ष, मतलब ये टोटल कितने वर्ष लग जाते हैं, 320 वर्ष लग जाते हैं। इसमें 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने? 5 वंशों ने। वे कौन कौन से वंश हैं? वे वंश है, देखो भाई ये रे, कौन से वंश है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन कब से कब तक चला? 1206 से लेकर 1290 तक। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कौन से वंश का शासन कब तक चला। इसमें क्या है, गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक चला। उसके बाद में सेकंड वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक चला? 1290 से 1320 तक। कब? 1320 तक। तुगलक वंश का शासन कब चला? 1320 से 1414 तक। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है जो सैयद वंश का शासन कब चला? 1414 से लेकर 1451 तक। इसके बाद लोधी वंश का शासन कब चला? लोधी वंश का शासन चला भाई 1451 से 1526 तक। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा शासन किस का चला? सबसे बड़ा शासन तो तुगलक वंश का चला और सबसे छोटा खिलजी वंश का। ठीक है, याद रखना भैया। इसी के साथ हम सबसे पहले करते हैं गुलाम वंश के बारे में डिटेल से जानेंगे भाई। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इस वंश को गुलाम वंश और दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का जो शासक, जो संस्थापक था, स्थापना करने वाला था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि एक गुलाम था। किसका गुलाम था भाई? वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विद्वान ने इसे क्या कहा? मामूलक वंश भी नाम दिया है। किसका? दास वंश, गुलाम वंश का, जिसका अर्थ है कि स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान, मतलब कि जो संतान थी किसी स्वतंत्र माता पिता थे, उनकी जो गुलाम थी वह संतान। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। किसका? गोरी का। ठीक है, इसमें जो गुलाम वंश के अंतर्गत कितने शासकों ने शासन किया ये और देख लेते एक बार, फिर बाद में हम बारी बारी से एक को का अध्ययन करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक राजा रहा था भाई? 1206 से 1210 तक। ठीक है, ज़्यादा साल नहीं रहे, 4 ईयर रहे थे। इसके बाद में आराम सा आता है एक, ये अयोग्य शासक था, इसका पुत्र था ये। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, जो कि 1210 में ही बना और 1210 में ही हट गया। इसके बाद में जो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और ये दामाद भी बनता है बाद में, 1210 से लेकर 1236 तक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या गुलाम, जो कि इल्तुतमिश था। ठीक है, एक योग्य शासक रहा था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में बनता है। ठीक है, इसके बाद में जो रजिया सुल्तान बनती है, मतलब इल्तुतमिश मर जाने के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इसके पुत्र हैं, जबकि इल्तुतमिश ने पुत्री के लिए बोला था। पुत्री ने मतलब रेड कलर के कपड़े पहनकर, वो न्याय का निशान था, जो रेड कलर के कपड़े पहने जाते थे वे, वो पहनकर उन्होंने न्याय मांगी थी, तब इसको रजिया को वहाँ पे शासक बनाया गया था। रजिया मरने के बाद में कौन शासक बना? बैराम शाह, रजिया का
बड़ा भाई था बहराम शाह, उसको शासक बनाया गया। बहराम शाह के बाद में उसका पुत्र बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद बैठता है, नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। इसी के बाद में जो नसरुद्दीन मोहम्मद का जो गुलाम था वो कौन था? बलबन था, जो कि बाद में बलबन बैठा। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवा दिया था? नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ करवा दिया था। बलबन का बेटा केकुबाद बैठता उसके बाद में शमसुद्दीन क्यूमर्स बैठता है। ठीक, क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन करता है, जिसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना होती है। ठीक है, अब हम करेंगे इनका बारी बारी से अध्ययन। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। मतलब कि ये एक ऐसा शासक था जो कि दिल्ली का पहला सुल्तान था और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। जब मोहम्मद गोरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान गया था, मतलब जब मोहम्मद गोरी ने शुरू में आक्रमण किया था, मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो वो जैसे ही आक्रमण करके जिंद दाहिर को, मुल्तान को, कई जगहों को जीत के, सिंध को, वो उनको लूट के वापस अफगान चला गया था। तो वो जगह जीती हुई थी, उनको ऊपर ये जो उनके गुलाम थे उनको छोड़ के गया था। उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया, मतलब दासों को नियुक्त कर दिया, उनको जगह दे दी, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ऐसे जो भारत में उनके नाम से शासन करेंगे, जो मोहम्मद गोरी के नाम से वे शासन करने लगे। राज्यारोहण हो गया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्यारोहण लाहौर में हुआ। मतलब कि लाहौर में इसको राज्य दिया गया और उसी का एरिया इसको दिया गया शासन करने के लिए, और लाहौर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था उस टाइम पे। ठीक है। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दासता से मुक्त नहीं था। मतलब जी स्वतंत्र शासक बन गया था तब भी ये क्या है, एक दास से मुक्ति नहीं था। मतलब ये अपने आप को एक दास ही समझता था, किसका? मोहम्मद गोरी का। इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी, बल्कि मलिक और सिपाही सलाहकार की उपाधियों के साथ शासन किया। मतलब जो और थे इसके नीचे मलिक और जो सिपाही और सालार के जो सलाहकार थे उनसे इन्होंने पूछताछ करके ही क्या शासन चलाया। इसने खुद को क्या है, सुल्तान घोषित नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधियां दी थी, ऐबक की उपाधियां लखता और लाख बख्श। किसे कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। हाथी मताई कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान ख्वा कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। ऐबक के दरबारी विद्वानों ने उन्हें क्या कहा? हसन निजामी कहा। फक ए मुदाबिर का हसन निजामी किसने कहा? ऐबक के जो दरबारी कवि थे उन्होंने ये कहा। ठीक है। अब नु देखते कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या काम कराए थे। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा, मतलब उसके गुरु थे सूफी संत के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक ऐसे मत समझना भाई ये लेडीज थी, ये एक आदमी था, उसके जो गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर किया गया किसका निर्माण? कुतुब मीनार का निर्माण। इसके लिए आधारशिला कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई, यानी कि जो आधारशिला इसकी नींव रखी गई थी वो कुतुबउद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। मतलब ऐबक ने तो स्टार्ट किया था, इसकी आधारशिला रखी थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। और जब इस पर बिजली गिरने से इसका जो ऊपर का शीर्ष है वे दहस महस हो जाता, मतलब टूट जाता है, तो उसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने उसका पुनर्निर्माण कराया था, जो कि आगे इसमें होगा भी भाई। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, यानी कि 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था ऐबक ने तो। और शेष 3 मंजिल किसने करवाई? उसके दामाद या उसके दास इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिरने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका फिर से निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था।
इसी के साथ इन्होंने क्या क्या बनवाए, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे भाई कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में पड़ती है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी और ये भी, ठीक है। अदाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ पे है, राजस्थान में, और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, ठीक है। एक मीनार जिसका 2 मंजिलों का निर्माण किया था। अब देखते हैं भाई इसकी मृत्यु कैसे होती है। 1 मिनट। 1210 ईस्वी में जो लाहौर में चौगान का खेल, चौसा बोलते हैं ना चौगान को, खेल को खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। मतलब देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है जैसे ही घोड़े से गिरा और वैसे ही इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह, उसका सबसे बड़ा पुत्र कौन था, आराम शाह था, वो लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। उसने केवल 8 महीनों तक शासन किया और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसे हटाकर खुद शासक बना। जब इल्तुतमिश उसको मतलब योग्य शासक नहीं लगा तो इल्तुतमिश ने क्या किया, 1211 में उसको हटा दिया और खुद शासक बन गया। 1211 से 1236 तक शासक रहा कौन, इल्तुतमिश। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी और गुलाम भी कहलाया। मतलब बाद में वो दामाद भी बनता है और गुलाम भी था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक था उस टाइम पे वो बदायूं का सूबेदार घोषित किया गया था, कौन, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया, इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से क्या है, सुल्तान की उपाधि धारण की। खलीफा क्या होता है भाई, जो मुस्लिम धर्म, मुस्लिम समाज होता है उनका जो सबसे बड़ा नेता होता है उसी क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं, ठीक है। सुल्तान को धारण की, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। कि सुल्तान की उपाधि किसने दी थी भाई, बगदाद के जो खलीफा ने। इसी का था जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलाउद्दीन मांगबरनी पर आक्रमण किया, यानी कि मंगोल के जो आक्रमणकारी थे चंगेज खां, किस पे आक्रमण करता है, जलाउद्दीन मांगबरनी पर। तब जलाउद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, मतलब इससे सहायता मांगी, तो इन्हें शरण देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा स्वयं की। इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग, किसने, इल्तुतमिश ने जो सल्तनत काल के मतलब ये सुल्तान थे उस टाइम के 3 महत्वपूर्ण अंगों का गठन किया था। कौन से, एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। मतलब एकता एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि जैसे हम क्या है, हमें काम के बदले में क्या वेतन दिया जाता है, और उस टाइम पे क्या है, धन के स्थान पर वेतन के रूप में क्या दिया जाता था, भूमि दान में दी जाती थी। एकता प्रणाली में क्या है, धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी। सेना, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाई। कितनी, 40 लोगों की एक परिषद बनाई जिसे तुर्क ए चहलमानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तुर्क ए चहलमानी में कितने सदस्य थे, 40 सदस्य थे, यानी कि 10 चालीसा में कितने सदस्य थे, दल चालीसा में कितने सदस्य थे, 40, ठीक है। इसी के साथ में इन्होंने क्या क्या किया, कौन से सिक्के प्रचलित किए वे और देखते हुए। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के कौन कौन से, टका, यह चांदी का सिक्का था। टका क्या था, एक चांदी का सिक्का था। जितल तांबे का सिक्का था, ठीक है। इल्तुतमिश की प्रमुख विजय कौन कौन सी, उन्होंने किस किस चीज़ पर विजय प्राप्त की। 1215 में क्या है, इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध पर विजय घोषित की। उसमें किसको हराया था, एलदौज को उन्होंने हराया था। तराइन का जो फर्स्ट युद्ध होता है 1191 में फर्स्ट, सेकंड होता है 1192 में। फर्स्ट में क्या है, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, गौरी हारता है। और जो सेकंड में क्या है, गौरी जीता, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और जो थर्ड किन के बीच होता है भाई, थर्ड एलदौज ताजुद्दीन एलदौज और
इल्तुतमिश के बीच में होता है, जिसमें कि एल्दोज को पराजित कर दिया जाता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में नसरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया। किसको? नसरुद्दीन कुवाचा को। किसका युद्ध था? मंसूरा का युद्ध था। कब? 1217 में। ठीक है। 1226 ईस्वी में बंगाल विजय की यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया, यानी कि बंगाल के विजय प्राप्त करने के लिए जो वहाँ का शासक था गयासुद्दीन को हराया इन्होंने। कब? 1226 में बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए। 1227 में इन्होंने क्या किया? सिंध और मुल्तान विजय किया। सिंध और मुल्तान पर विजय हासिल की। किसने? इल्तुतमिश ने। किसको हराया? कुवाचा को हराया। नसरुद्दीन कुवाचा को हराया। 1226 से 1231 तक राजपूतों पर विजय प्राप्त की। ठीक है। 1235 में पंजाब के खोखरा पर विजय प्राप्त की। जो खोखरा एक जनजाति थी, खोखरो, उस पर इन्होंने विजय प्राप्त की। इनकी रणनीतियां देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। कैसे? न्याय मांगने के लिए कौन से वस्त्र पहने जाएंगे? लाल वस्त्र पहने जाएंगे। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही रजिया को क्या है, यानी कि जैसे ही वे जिंदा थे ना, उसी टाइम पे उन्होंने अपनी पुत्री रजिया को, सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, यानी कि मेरे मरने के बाद में रजिया सुल्तान बनेगी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया गया। जो 40 सरदार थे उन्होंने क्या किया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया गया, रजिया को नहीं बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहन पर जुमे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच में पहुंची, न्याय की मांग की। तो जनता ने हस्तक्षेप के बाद उसे क्या है, शासिका बना देते हैं। देखो ये रही रजिया भाई। रजिया दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। ठीक है। रजिया ने जमाउद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर ए आकुर असोसाला का प्रधान नियुक्त कर दिया, यानी कि जो याकूत था उसको क्या कर दिया? असोसाला का प्रधान घोषित कर दिया था। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया, यानी कि इन्होंने तो याकूत से प्रेम करना स्टार्ट कर दिया। रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया था दिल्ली पर। ये इनका इल्तुतमिश का जो शासन करने का एरिया था ये था। ठीक है। रजिया तब बरहिंद के जो सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई, मतलब अल्तुनिया को रजिया का विरोध हुआ होगा, उसी टाइम अल्तुनिया से पराजित हो। अंत दोनों ने विवाह कर, लास्ट में क्या है, लड़ाई करते हैं और पराजित हो जाती है, और उसके बाद में लास्ट में क्या है, अल्तुनिया से विवाह भी करती हैं। 1240 में जैसे ये विवाह करके उधर से, मतलब पंजाब के राजा थे अल्तुनिया, और वहाँ से ये विवाह करके घर पे लौट, यानी कि इधर दिल्ली लौट रहे थे, तभी जो बहराम शाह ने इनको कैथल में इन दोनों की हत्या करवा दी थी। 1240 में कैथल के निकट रजिया अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। रजिया और अल्तुनिया की क्या है, हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन उनके उत्तराधिकारी थे? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, किसका पुत्र था? रुकनुद्दीन सबसे छोटा पुत्र था इल्तुतमिश का। ठीक है। जो कि गद्दी पर बैठा कब? इल्तुतमिश के बाद। फिर उसके बाद में उसकी पुत्री रजिया को बैठाया गया था 1236 से 40 तक। ये क्या थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहराम शाह ने रजिया और अल्तुनिया का, मतलब रास्ते में कैथल में मरवाया था, बहराम शाह ने मरवाया था। उसके बाद में बहराम शाह बैठता 1240 से 42 तक। इल्तुतमिश का जो बड़ा पुत्र था वो बहराम शाह था, इसको गद्दी पे बैठाया जाता है। उसी के बाद में जो अलाउद्दीन मसूद शाह और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र है, यानी कि फिरोज शाह का पुत्र जो सबसे छोटा बेटा था, उसी का पुत्र कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह का। मसूद शाह क्या था? उसका पुत्र था, फिरोज शाह का पुत्र था, जो कि 1242 से 46 तक के गद्दी पर बैठा। उसी के साथ नसरुद्दीन महमूद शाह,
जो नसरुद्दीन महमूद शाह भी क्या था, ये इसी का पुत्र था, फिरोज शाह का पुत्र था। इल्तुतमिश का पोता था, जो कि 1246 से 66 तक गद्दी पर बैठा। अब करते हैं जो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 से 1266 तक गद्दी पर बैठता। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत का जो 8वां शासक बना। कौन सा शासक बनता है भाई? 8वां शासक बनता है। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था, यानी कि धर्म में विश्वास रखता था। यह कुरान की प्रतियां लिखता था और टोपी सीलकर और कुरान की प्रतियां बेचकर ही क्या अपना जीवन यापन कर रहा था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाता है। कौन? ये क्या करता है? बलबन को अपना वजीर बनाता है और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह क्या है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से ही कर दिया। नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बनता है, जो कि एक गुलाम था। ये इल्तुतमिश के टाइम पे ही गुलाम था, उसी टाइम से चल रहा है ये। ठीक है। बलबन 1266 से 1286 के बीच में इसका शासन चलता है। किसका? बलबन का। बलबन क्या था? ईरान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। इसने अपने दरबार में जो दरबार का गठन किया उसमें कौन सी ईरानी परंपरा का अनुसार किया। इसने ईरानी त्योहार नवरोज को मनाना शुरू किया। इसने सरदार में सजदा और पैबोस की परंपरा आरंभ की। सजदा और पैबोस की जो परंपरा थी उन्होंने आरंभ कर दी। किसने? बलबन ने, जो कि एक ईरानी परंपरा थी। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई विश्व का प्रतिनिधि, मतलब अपने आप को क्या है? एक विश्व के प्रतिनिधि के रूप में माना। जिले अल्लाह ईश्वर की छाया, या जिले अल्लाह कैसे कहते हैं? ईश्वर की छाया बताया। ठीक है। इसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई और आक्रमण की नीति को अपनाया। रक्त और लोहे की नीति मतलब कठोर नीति को अपनाया इन्होंने। ठीक है। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। जो दल चालीसा जिसमें 40 सदस्य होते थे उनको समाप्त कर दिया। किसने? बलबन ने। अपने आप को क्या भगवान मानने लगा ये बलबन। 1266 से 1286 में बलबन के बाद अगला शासक केकुबार बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कर दी। क्यूमर्स की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, 1290 में की थी। ये था भाई गुलाम वंश का एरिया। ठीक है। ये दे दिखा रखा, देखो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। मंगोल, कुवाचक, एल्दोज, इनको भी इन्होंने जीत लिया था इल्तुतमिश ने। ये गुलाम वंश इधर से इधर तक फैला हुआ था। बंगाल को भी इन्होंने जीत लिया था। ठीक है। इसी के साथ हम इनके PIQ और कर लेते हैं साथ साथ में। भाई बताना कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से गलत हैं। ठीक है। जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख गए होंगे। इनमें हम करने वाले क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कौन था भाई गुलाम वंश का संस्थापक? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? पूरा किसने किया था भाई कुतुब मीनार के कार्य को? रजिया ने, ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने? किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने चलाई थी भाई इक्तादारी प्रथा कौन सी थी भाई? काम के बदले वेतन की जगह क्या था? वेतन के बदले जमीन को देना। वो किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? NTPC में पूछा गया 2021 में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श किसके कौन जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से, गुलाम वंश के नाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चोगा ने अपोलो खेलते हुए थी? किसकी हुई थी भाई घोड़े से गिरने से? कुतुबुद्दीन ऐबक की। बड़े इजी लगते हैं भाई क्वेश्चन, जैसे ही हम टॉपिक ऊपर से कर लेते हैं ना, उसके बाद में साथ में PIQ करते हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने और किसके द्वारा किया गया था, या किसने करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का जोहड़ा किसने करवाया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास वंश या राजवंश से संबंधित है? दास वंश और राजवंश से कौन संबंधित था भाई? इल्तुतमिश था। ठीक है।
उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला कौन थी भाई? रजिया सुल्तान थी भाई। गुलाम वंश के जो प्रारंभिक शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गुलाम वंश के प्रारंभिक शासक देखते भाई। सबसे पहले कौन आता है गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। सबसे पहले आएगा ए, फर्स्ट आएगा। फर्स्ट तो इन तीनों में है भाई। सेकंड पे आएगा आराम शाह जो कि एक अयोग्य शासक बनता है, ठीक है। फोर, इसके बाद में आएगा भाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री है रजिया सुल्तान, तो फिर इल्तुतमिश आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? रजिया सुल्तान। तो 1432 किस में है? 1432 ना 1423 किस में है? 1423 बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था भाई? ये भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? ढाई दिन का झोपड़ा। इसका क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चल, हमारा एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। कल करने वाले हैं हम खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। आज यहीं तक करेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने गुलाम वंश कर लिया, कल करेंगे हम खिलजी वंश, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर कल नेटवर्क सही रहा, नेट की वाईफाई वाला इशू नहीं हुआ, तो मैं आपको 5 बजे से 6 बजे तक आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगी। लाइव रहेंगे 5 से 6 बजे तक। अगर नेटवर्क इशू रहा बारिश की वजह से, तो फिर हम ऑफलाइन वैसे क्लास रिकॉर्ड करके वैसे जैसे ही नेटवर्क सही रहेगा तो मैं अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना, ठीक है। ओके, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये हम पूरी कवर करेंगे। इसी के बाद में हम एंसेंट हिस्ट्री के ऊपर चलेंगे, ओके, विद PYQ के साथ में। और अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं वे आपको मिल सकें। टेक केयर, तब तक के लिए बाय।